नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजभवन से जनगणना 2027 प्रक्रिया का शुभारंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वगणना से की शुरुआत। प्रदेशवासियों से राष्ट्रीय अभियान में भागीदारी और सटीक जानकारी देने की अपील। मुख्यमंत्री धामी ने कृषि विभाग में चयनित 12 मानचित्रकों को दिए नियुक्ति पत्र। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर दिया जोर। कहा, नकल विरोधी कानून से 30,000 युवाओं को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री धामी ने श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। 8,005 लाभार्थियों को 17 करोड़ 25 लाख रुपए डीबीटी से किए ट्रांसफर। पारदर्शिता पर दिया जोर। उत्तराखंड में 2027 चुनाव से पहले सियासी घमासान। टिकट वितरण पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने टिकट बेचने के लगाए गंभीर आरोप। और चारधाम यात्रा 2026 से पहले आपदा प्रबंधन अलर्ट। गढ़वाल के 7 जिलों में मॉक ड्रिल। यात्रा रूट पर तैयारियों की परखी गई व्यवस्था। कंट्रोल रूम से हुई निगरानी। खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का आज से औपचारिक शुभारंभ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में स्वगणना के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। ये भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसमें डेटा संग्रह डिजिटल उपकरणों के जरिए किया जा रहा। राज्यपाल ने नागरिकों से इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय रूप से जुड़ने और सटीक जानकारी देने की अपील की है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में कृषि विभाग के अंतर्गत चयनित 12 मानचित्रकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस मौके पर सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी भूमिका कृषि व्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने जोर दिया और कहा कि राज्य में लागू सख्त नकल विरोधी कानून की वजह से ही अब तक 30,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। सरकार प्राकृतिक खेती और मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप का लोकार्पण करके 8,005 लाभार्थियों के खातों में 17 करोड़ 25 लाख की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की है। सीएम ने बोर्ड को पारदर्शिता बरतते हुए ऑनलाइन माध्यम से सीधे लाभ पहुंचाने को कहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने में कुल 19,833 लाभार्थियों को 47 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को श्रमिकों के बच्चों के कौशल विकास और योग प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जोशी ने यह दावा किया है कि कांग्रेस प्रभारी केवल टिकटों का सौदा करने के लिए प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व के चुनावों का हवाला दिया है और कहा कि कांग्रेस में कई सीटों पर टिकटों की बिक्री हुई है, जिसे उन्होंने खुद करीब से देखा है। इस खुलासे के बाद से प्रदेश की राजनीति में एक नया उबाल आ गया है। कांग्रेस में टिकट बेचने की बात कोई नई नहीं है। आपने सही कहा कि नगर निगम में भी आरोप लगे, उससे पहले भी लगे, 22 के चुनाव में भी लगे। कुछ ने तो अपने प्लॉट की कहते हैं कि रजिस्ट्री भी कर दी थी। कई चीजें हैं, नगद नारायण का भी सेवा करी गई थी। ऐसे ही 2017 में भी बिके बहुत से टिकट। कौन थे 17 में, ये आप देख लीजिए ना। आज भी हमारा अपना मानना है कि ये
2027 के ग्राहकों की तलाश है। ये संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं है, क्योंकि 5 साल तक तो कोई प्रभारी आपको 4 साल में कोई यहाँ दिखाई नहीं दिया। अब चुनावी वर्ष है कि आप मजबूत करने आ रहे हैं कि आप ग्राहकों की तलाश करने आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। टिकट वितरण को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में टिकट बेचने की परंपरा रही है और आगामी चुनाव को देखते हुए यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जा रही है। वहीं इन आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ा जवाब दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भाजपा के आरोपों को पूरे तरीके से बेबुनियाद और निराधार बताते हुए कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट तय प्रक्रिया, सर्वे और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर दिए जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है बड़ा बेबुनियादी और एक बड़ा बकवास सा बयान है और बड़ी शर्म आती है इस बात पर कि वो कभी हमारी पार्टी के हिस्सा हुआ करते थे और यहाँ पर जो मान और सम्मान पार्टी ने उनको दिया है उसका बदला उन्होंने इस तरीके से दिया है। अगर हमारी पार्टी में टिकट बेचे जा रहे होते तो आप तो कल को ये भी कह देंगे जी पद भी बेचे जा रहे होते। तो उनसे पूछना चाहती हूँ मैं कि जिस पद पर वो सालों साल आसीन रहे, जिसके दावेदार और भी बहुत लोग थे जो भी बहुत क्वालिफाइड भी थे, तो उनको उस पद के लिए उन्होंने क्या दिया ये भी उनसे पूछना चाहिए। कितने टिकट बटे और उस 2022 के वक्त तो वो भी थे यहाँ पर, उनसे पूछ लीजिए कि उनको कितना हिस्सा मिला उन पैसों में से। तो ये बकवास की बातें राजनीति में मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए और इससे आपकी छवि खराब होती है। आप जिस पार्टी में आज बैठे हुए हैं वहां के लोग भी इसी डर में जी रहे होंगे कि कहीं आप यहाँ से निकल के उनके बारे में भी इस तरीके की बात ना करने लगे। तो अगर ऐसे कोई सबूत है उनके पास तो पेश किए जाएं, तो कार्रवाई होगी जिसने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर प्रदेश भर के भाजपा कार्यालयों में एक हफ्ते के लिए इस उत्सव को मनाया जा रहा। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व में संगठन में काम कर चुकी महिलाओं के साथ टिफिन बैठक कर रही है। महिला मोर्चा भाजपा की अध्यक्षा रुचि भट्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 47 साल के सफर में जिन भी महिलाओं का पार्टी को बढ़ाने और पार्टी की नींव रखने में योगदान रहा, उन सभी को भी स्थापना दिवस के मौके पर चल रहे कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही सभी महिलाओं के साथ ही गढ़वाली और पहाड़ी व्यंजनों के साथ सहभोज का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो हम अपने पुराने लोगों को याद करते हैं कि उनकी वजह से उनकी नींव थी और आज ये इमारत उनकी वजह से खड़ी हुई। तो ऐसे महिला मोर्चा भी अपनी पुरानी बहनों को याद करना चाहता है। ऐसी बहनें जो पूर्व पदों पे रही हैं, चाहे वो पार्टी के पदों पे है या चुने हुए प्रतिनिधि रही हैं और अब काफी समय से पदों पे नहीं है। ऐसी बहनें जो भारतीय जनता पार्टी से तो हैं ही, लेकिन और विभिन्न जगहों से भी हैं, तो उनको हम लोग इनवाइट करेंगे कार्यक्रम में और उनके लिए हमने टिफिन बैठक सोची है कि हमारी आज की पदों पर रहने वाली बहनें उन्हें अपने साथ सहभोज कराएं। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और चारधाम यात्रा की सुरक्षा के लिए अब सुपर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने निगरानी और राहत के लिए ये हाईटेक ड्रोन एसडीआरएफ को सौंपा है। ये ड्रोन सामान्य ड्रोन के मुकाबले कई गुना अधिक सक्षम है। एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 60 मिनट तक ये हवा में रहेगा और 5 किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर सकेगा। खराब मौसम और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये प्रभावी तरीके से काम करेगा। इसका संचालन एसडीआरएफ की टीम ही करने वाली है। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान इस ड्रोन से भीड़ प्रबंधन और यात्रा के रास्ते की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। आपदा के समय ये तुरंत सूचना उपलब्ध करवाएगा। ड्रोन के संचालन के लिए एसडीआरएफ के जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ने भी यही बताया है कि अवलांच और इसकी जो है काफ़ी संभावना है। तो एसडीआरएफ का इस बार जो डिप्लॉयमेंट है हम जो है पिछले साल की तुलना में 20% ज़्यादा कर रहे हैं।
पहले जितना रहता था हमारा उससे 20% ज़्यादा ही रहेगा। जो हमारी तमाम पोस्ट हैं जो बाकी जगह है उनमें से कुछ बंदों को हम धाम की तरह डाइवर्ट करेंगे। ये सभी जो लड़के हैं ये सभी ट्रेंड हैं और विशेषकर मेरा जो श्रद्धालु हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ आए तो जो भारत सरकार की USDMA की जो ऐप प्रणाली है, सचेत प्रणाली है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें क्योंकि ये जो हमारा उत्तराखंड क्षेत्र है ये आपदा के दृष्टिगत बहुत सेंसिटिव है। ऐसे में ये सचेत ऐप और जो पुलिस और SDRF जो आपके लिए दिशा निर्देश डूज एंड डोंट्स जो आपके लिए बनाते हैं उसमें उसका ज़रूर पालन कीजिए। जो ये हमारे पास ड्रोन है, सबसे पहले ये मेड इन इंडिया है और जो इसका काम है मेनली सर्विलांस का होता है। इससे सर्विलांस कर सकते हैं, हम किसी भी क्षेत्र की मैपिंग कर सकते हैं और दूसरा क्या है कि इसमें नाइट विजन कैमरा है तो इसको हम नाइट में फ्लाई करके क्षेत्र की सर्विलांस वगैरह कर सकते हैं। और कहीं का भी हमें डेटा चाहिए कि किसी दूरस्थ क्षेत्र का, तो वहाँ का डेटा कलेक्ट करने में ये बहुत आसानी रहती है। और इसके साथ में क्या है कि इसका रेंज बहुत अच्छा है, 5 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। मतलब एक सामान्य एरिया में हम खड़े होकर इसको 5 किलोमीटर तक इसको ऑपरेट करके इसमें हम अच्छे से किसी भी क्षेत्र का डेटा ले सकते हैं। चार धाम यात्रा 2026 शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। गढ़वाल मंडल के 7 जिलों में मॉकड्रिल करके तैयारियों को परखा गया है। ये सभी जिले चारधाम यात्रा रूट पर पड़ते हैं। मॉकड्रिल की निगरानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंट्रोल रूम से की गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष विनय रूहेला और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने राहत बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि जो भी कमियां मिली उन्हें फौरन दूर किया जाए। चारधाम यात्रा के लिए कपाट खुलने की तारीख भी तय हो चुकी है। सबसे पहले 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। प्रैक्टिकल रूप से चार धाम यात्रा में हमें किस चीज की दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसे जूम किया और उस पर हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, इस पर प्रैक्टिकल लाइव हमने उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ इस मॉक ड्रिल में व्यवस्था देखी है। देखिए, जब हम इस व्यवस्था को करते हैं तो हमारी जो चार धाम यात्रा है ये हमारे राज्य के आर्थिक संसाधनों को जोड़ती है। इस चार धाम यात्रा का पूरे देश में एक इस प्रकार की संदेश जाए कि हमारी जो यात्रा है सबसे सुरक्षित यात्रा है। विभाग उत्तराखंड द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से पूरे सभी समस्त जिलाधिकारी जिला प्रशासनों को ऑन द स्पॉट इंसिडेंट कमांडर बनाते हुए सभी अधिकारियों को एक मॉक ड्रिल स्थापित की है। इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत भारत सरकार के रिटायर्ड मेजर जनरल सलाहकार के रूप में और सभी भारत सरकार के अधिकारी NDRF, SDRF और उत्तराखंड सरकार के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत हम ये व्यवस्था करते हैं कि यदि आपदा आती है तो उसका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार विभागों से किया जाए, किस प्रकार की योजना नियोजन बनाया जाए, किस प्रकार की ऐसी व्यवस्था रखी जाए जो घटनाक्रम हो जाए तो उन घटनाक्रम को व्यवस्थित किया जाए। हल्द्वानी में पुलिस का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। रात 11 बजे के बाद से ही शहर के प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने बड़ा चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत खासतौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर नजर रखी जा रही है। वहीं संदिग्ध व्यक्तियों से भी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम वाहन चालकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच के साथ ही उनकी पहचान भी सत्यापित कर रही। इसके अलावा जिन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। अभियान का सीधा सा मकसद ये है कि शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और अपराधों पर लगाम लगाई जाए। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि हल्द्वानी में शांति और सुरक्षा बनी रहे। PHQ स्तर से ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया गया है। उसी के क्रम में नैनीताल SSP महोदय द्वारा उनके निर्देशन में ये अभियान चलाया जा रहा है और इसमें लगातार रात को 11 बजे के बाद जो भी लोग निकल रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनका सत्यापन किया जा रहा है और
जो भी संदिग्ध मिल रहे हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और ड्रिंक एंड ड्राइव, रैश ड्राइविंग और अन्य जो भी ऐसी गतिविधियाँ पाई जा रही है जो संदिग्ध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कितने अभी चालान कर दिए गए हैं? अभी तक ये हमारे 4 लोकेशंस पे चेकिंग चल रही है। उधर मल्ला काट गोदाम में चल रही है, उधर कुसुमखेड़ा में चल रही है, तिकोनिया में चल रही है और उधर बनबुलपुरा में चल रही है। तो इसमें लगातार अवैध जो लाइसेंस या अवैध शस्त्र रखे हैं या ड्रिंक एंड ड्राइव है, लीकर है और नशे की तस्करी को लेके इन सब में अभियान चल रहा है और जो संदिग्ध लोग घूम रहे हैं गाड़ियों में बैठ के उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जा रही है। रुड़की में अब हुड़दंगियों की खैर नहीं। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन प्रहार के तहत भगवानपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सड़कों पर बुलेट के पटाखे फोड़कर दहशत फैलाने वाली और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। ये मामला रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र का है, जहां पिछले कुछ समय से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर सड़कों पर शोर मचाने वाले युवकों की शिकायतें मिल रही थी। इन हुड़दंगियों की वजह से न केवल राहगीर परेशान थे बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को भी भारी असुविधा हो रही थी। भगवानपुर पुलिस ने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी और कहा कि क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने और शांति भंग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रामनगर में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर ओवर रेट शराब बेचने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसको लेकर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने रानीखेत रोड पर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर स्वयं 2 ग्राहक शराब लेने के लिए भेजे। इसके बाद इस दुकान पर पुष्टि हुई कि दुकान में बैठे लोग निर्धारित मूल्य से अधिक रेटों पर अवैध तरीके से शराब की बिक्री कर रहे हैं, जिसके बाद एसडीएम ने खुद मौके पर पहुंचकर इस दुकान की जांच शुरू की और काफी अनियमितताएं मिली हैं। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि इस दुकान पर नियम के खिलाफ ओवर रेट शराब बेची जा रही थी। इसके साथ ही दुकान में लगे अग्निशमन यंत्र भी काम नहीं कर रहे थे। दुकान में एक्सपायर डेट की भारी मात्रा में बियर की कैनें भी बरामद हुई हैं। सख्त निर्देश थे कि ओवर ईटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो उसी के तहत हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। और दोनों जगह मैंने ग्राहक बना के भेजा था और हमारे पास जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो है और जो रेट लिस्ट है वो अलग है। तो कुछ ओवर ईटिंग का तो मामला है ही है, कुछ और भी वहाँ पे कमियाँ हैं। एक जो रानीखेत रोड पे एक जो विदेशी मदिरा की जो दुकान है वहाँ पे मुझे 134 एक्सपायर्ड जो कैन है बियर के जो कैन है वो भी मिले हैं, तो वो भी हमने अपने रिपोर्ट में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा जैसे जो उनके अग्निशमन यंत्र होते हैं वो भी वर्किंग नहीं है या उनको चलाना नहीं आ रहा है और जो बिलिंग मशीन होती है वो चालू हालत में नहीं है। तो तमाम अनियमितताएं हैं जिसको रिपोर्ट बना के जो जिला आबकारी अधिकारी है उनको प्रेषित कर दी जाएगी। कोई कार्रवाई भी की गई अभी चालानी की या अभी कुछ नहीं किया गया? देखिए अभी हम रिपोर्ट भेजते हैं इसमें और रिपोर्ट हमने भेज दी है और जो संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो इसमें कार्रवाई करेगा। रामनगर क्षेत्र में 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से जहां एक और इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही। ग्राम शक्तिनगर पूछड़ी निवासी इकबाल ने ये बताया कि उसके बड़े भाई अमीर हुसैन जो 60 वर्ष के हैं, उनका मकान घर से कुछ दूरी पर स्थित फौजी कॉलोनी में निर्माणाधीन है। उनका यह कहना है कि कल रात उनके भाई अपने निर्माणाधीन मकान से वापस घर के लिए निकले हुए थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचे, तो परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की। शुक्रवार की सुबह घर से कुछ दूरी पर उनके भाई का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। उन्होंने इस मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई की मांग की है। सब कुछ बताओ। वो जमीन पर से आ रहे थे और वो चल कर आ रहे थे वो, अब लास्ट में क्या हादसा हुआ वो तो उनको मालूम है। और सुबह से शाम से ढूंढने पर लगे थे, उसके बाद में कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद में सुबह को लाश मिली इनकी 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे वहीं ज़मीन से आगे को। जमीन कहाँ है इनकी? ये गुगुल्ला घट्टी से आगे वो है, इधर नदी के पास में। कितनी उम्र थी इनकी? ये मुझे मालूम नहीं है। इनकी 60 साल उम्र थी।
तो पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ, सूचना दे दी है। बॉडी कहाँ पे मिली इनकी? बॉडी वहीं उसके पास में मिली, जमीन से आगे वो चल गए। जमीन से? हाँ, जहाँ जमीन पर आ रहे थे लौट के, उसके पास से। रामनगर में एक 27 वर्षीय महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। गंभीर हालत में परिजनों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला के गले पर फंदे के निशान पाए जाने की पुष्टि की है। शुरुआती जांच के बाद महिला की नाजुक हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर महिला ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया है। 20 मिनट के आसपास एक 27 साल की फीमेल को पड़ोसी लेके आए थे। तो वो कह रहे थे कि ये 10 मिनट 15 मिनट से शायद कमरा बंद करके बैठी हुई थी, तो दरवाज़ा तोड़ के देखा तो फांसी पे लटकी हुई थी। हमारे पास जब आए तो वो फंदा खुद निकाल के लेके आए थे। फंदा या रस्सी हमें दिखा नहीं, हमें सिर्फ फंदे का निशान दिखा गले पे एंटीरियर साइड, लेकिन शायद नेक इंजरी है तो हमने पूरा पीछे तक एग्जामिनेशन नहीं किया। PI भेजकर पुलिस को बता दिया इन्फॉर्मेशन दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।